हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल सनी फॉर एवरीथिंग पे स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न थ्योरी के आगे के स्टेप को। पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न थ्योरी का पहला स्टेप यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को देखा था। उसमें हमने ये जाना कि उस समय पे अर्थ कैसे क्रिएट हुई होगी और उस समय के अर्थ पे क्या कंडीशन रही होगी, इसके बारे में जाना था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा अर्थ सन से सेपरेट हुआ था तो वो पूरी तरीके से आग का गोला थी, पर वो धीरे धीरे नॉर्मल होती गई, उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता गया। तो वहाँ पे जो केमिकल एलिमेंट थे जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब फ्री एटम के फॉर्म में वहाँ पर घूम रहे थे। तो जैसे जैसे अर्थ की सरफेस कोल्ड होती गई, ये एटम अपने डेंसिटी यानी कि घनत्व के बेस पर अपने अपने लेयर को ले लिए। जैसे जो भारी एलिमेंट थे जैसे आयरन, निकिल, ये अर्थ की कोर का फॉर्मेशन कर लिए। जो हल्के एलिमेंट थे, हल्के नहीं मीडियम साइज जो एलिमेंट थे, वो अर्थ की सरफेस का फॉर्मेशन कर लिए। और जो बिल्कुल लाइटेस्ट एलिमेंट थे यानी कि बहुत ही हल्के एलिमेंट थे, वो अर्थ की एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कर लिए। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, वाटर एंड अमोनिया। तो चलिए इसे भी एक बार कहानी की तरह समझ लेते हैं। कहानी ही समझिए, आप इसे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल आसान लगना है, बिल्कुल सिंपल। जैसे देखिए, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता था, ठीक। अब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट फ्री एटम कंबाइन होकर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेता है। देखिए, हाइड्रोजन यानी कि H, ऑक्सीजन यानी कि O। अब हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसी तरीके से कुछ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं यानी कि NH3। और कुछ हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्शन करके मीथेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं यानी कि CH4। और इन सब रिएक्शन को करने के लिए अब एक बात आती है कि उन्हें एनर्जी कैसे मिलती थी। तो उस समय के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर नहीं पाई जाती थी। इस वजह से सनलाइट से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पैराबैंगनी किरणों के थ्रू हमें एनर्जी प्राप्त होती थी। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ना समझ में आए वीडियो बैक करिए, फिर से देखिए, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती थी। तो वो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तब पानी बनाता है। वही हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ क्रिया करता है तब NH3 यानी कि अमोनिया बनाता है। और वही हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ क्रिया करता है तो CH4 का फॉर्मेशन करता है। और इन सब प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी सूर्य से आती हुई अल्ट्रावायलेट रेज से प्राप्त होती है यानी कि सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए अब इसे भी देखते हैं। बस आपको एक काम करना है, अपनी मेंटेलिटी को क्लियर रखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर बाद में ये आपको एक कहानी की तरह याद होगी और आपको एक अच्छे नोट्स के तौर पे आप इसे लिख पाएंगे। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ, ठीक है, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ तो स्टार्टिंग में जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके उनका फॉर्मेशन कर लिए, ठीक। मतलब इंटरेक्ट यानी कि बातचीत करके आपस में फॉर्मेशन कर लिए। अब ध्यान से हम पढ़ते हैं इसे। तो जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया तो स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि सच एज, जैसे कि शुगर। अब शुगर में कौन कौन, तो वो देख लीजिए, जैसे डीऑक्सीराइबोज और ग्लूकोज ETC। नाइट्रोजनस बेस जैसे प्यूरिन और
पायरीमिडीन और अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ईटीसी के साथ इंटरेक्ट किया और उनका फॉर्मेशन कर लिया। फिर अर्थ पर काफ़ी बारिश हुई होगी, क्योंकि ये सब हम एक कल्पना के बेसिस पे कह रहे हैं। तो अर्थ पर काफ़ी बारिश हुई जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। ठीक, कुछ नॉर्मल हो गया। बारिश की बूंदों के साथ जो एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूल थे वो भी पानी के साथ नीचे आकर मिल गए। अब जाहिर सी बात है, ज़मीन पर और भी सॉल्ट्स रहे होंगे, मिनरल्स रहे होंगे, वो भी उनके साथ मिल गए और काफ़ी टाइम तक बारिश हुई थी। इस वजह से ये सब एक ओशियन या समुद्र के फॉर्म में जाकर जमा हो गए या समुद्र में जाकर मिल गए। इस प्रकार इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों ही हमें समुद्र के मैराइन वाटर में पाए गए। और चलिए अब देख लीजिए कि किस तरीके से रिएक्शन हुआ होगा, तो उसे भी देख लेते हैं। तो CH4 प्लस CO2 प्लस H2O मिलकर शुगर प्लस ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का फॉर्मेशन किया। CH4 प्लस HCN प्लस NH3 प्लस H2O ये आपस में मिलकर प्यूरिन्स प्लस पायरीमिडीन्स का फॉर्मेशन किया। तीसरा CH4 प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O ये आपस में मिलके अमीनो एसिड का फॉर्मेशन किया। अगर आप इसे अपने नोट्स में शामिल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, मैंने आपको बता दिया ताकि आप इसे लिखने से आपके नोट्स की सुंदरता और बढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं, इन रिएक्शंस के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत रही होगी उनके लिए वो एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बाहरी स्रोतों से प्राप्त हुई होगी, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, लाइटनिंग यानी कि बिजली का चमकना और अदर हाई एनर्जी रेडिएशंस के सोर्सेस के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड हुई होगी, क्योंकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर नहीं पाई जाती थी। जब ये सब हुआ तो जो अदर साइंटिस्ट थे उन लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी थ्योरी आती है आपको पता ही है, विरोध करने वाले 50 तो जाग ही जाते हैं, तो इसमें भी जाग गए। तो जब उन्होंने इनका विरोध करना स्टार्ट किया तब स्टैनले मिलर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया और बताया कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कैसे कैसे किया। अब हम उसे ही आगे देखते हैं। तो स्टैनले मिलर ने केमिकल थ्योरी के सपोर्ट में अपने एविडेंस को पेश किया। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को कई नामों से जानते हैं, जैसे स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनले मिलर, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो आपको जो भी लगता है आप वो हेडिंग डाल लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा। तो स्टैनले मिलर ने 1953 में अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू केमिकल थ्योरी को राइट प्रूफ किया। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में केमिकल इवोल्यूशन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से केमिकल का विकास हुआ होगा। इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के संबंध में अपना एक्सपेरिमेंट दिया और यह बताया कि किस तरीके से प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ होगा, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बड़े से 5 लीटर के फ्लास्क को लिया और उस फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 के रेशियो में लिया। कितने रेशियो में? 2:1:2 के रेशियो में, यानी कि मेथेन 2, अमोनिया 1 और हाइड्रोजन 2 के रेशियो में लिया। एंड मिलर ने एक और फ्लास्क लिया और वो कितने का लिया? सिर्फ आधे लीटर का, यानी कि 500 ml का। और उस फ्लास्क को, मतलब उस फ्लास्क में मैराइन वाटर को लिया और फिर दोनों फ्लास्क को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया, यानी कि आपस में ग्लास की पाइप द्वारा जोड़ दिया। अगर आप इसे एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आप इसे कहानी की तरह एक बहुत बड़े पार्ट में लिख सकते हैं। इस वजह से मैं अभी कुछ देर बाद आपको चित्र को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप वहां से उन वर्ड्स को लेके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो 500 ml का फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क में मैराइन वाटर को लिया, यानी कि समुद्र के खारे
पानी को। फिर छोटे वाले फ्लास्क को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया गया, जिसकी वजह से वो बॉयल होकर जो उसमें मौजूद पानी था वो वेपर के फॉर्म में पाइप के द्वारा यानी कि ट्यूब के द्वारा, जो भी ग्लास का ट्यूब है उसके द्वारा बड़े वाले फ्लास्क में चला जाता है। फिर उस फ्लास्क में जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रोड है, उसकी सहायता से उसमें स्पार्क क्रिएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पर जैसी कंडीशन रही होगी वैसी ही कंडीशन इस बड़े वाले फ्लास्क में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। तो उस इलेक्ट्रोड की सहायता से उसमें चिंगारी उत्पन्न की गई, क्योंकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे भी जब लाइटनिंग का समय रहा होगा तो ऐसी ही चीज़ होती रही होगी। तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है वो 1 वीक तक चला, यानी कि 1 हफ्ते तक चला। फिर बाद में उस मिक्सचर को कंडेंसर, क्योंकि अब वो बहुत हीट हो गया होगा, तो उस मिक्सचर को कंडेंसर की हेल्प से यू शेप्ड वाले ग्लास में कलेक्ट किया गया, मतलब ग्लास पाइप में कलेक्ट किया गया। और कलेक्ट करने के बाद जब उसे कंडेंसर की हेल्प से कोल्ड किया गया तो कोल्ड होने पे जो लिक्विड प्राप्त हुआ वो डार्क रेड कलर का था, जिसके बाद इस लिक्विड कंपाउंड का, जो हमें लिक्विड यू शेप वाले ग्लास में, ग्लास पाइप में प्राप्त हुआ, उस लिक्विड कंपाउंड का जब केमिकल टेस्ट कराया गया तो ये पता चला कि इस मिक्सचर में अमीनो एसिड सच एज एडेनिन, ग्लाइसिन एंड ग्लिसरीन etc ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए गए। इस प्रकार से मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट को, मतलब एक्सपेरिमेंट से केमिकल थ्योरी को सही प्रूफ किया। अब आइए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरे चित्र का। तो सबसे पहले मिलर ने एक फ्लास्क को लिया, एक 5 लीटर के बड़े फ्लास्क को लिया और एक आधे लीटर के फ्लास्क को लिया। इनको आपस में इंटरकनेक्ट कर लिया। बड़े वाले फ्लास्क में क्या क्या लिया? अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। और छोटे वाले फ्लास्क में मैराइन वाटर को लिया, यानी कि समुद्र के खारे पानी को। अब इनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया और उसे नीचे से भी कनेक्ट कर दिया, जो कि यू शेप्ड वाली ग्लास पाइप से किया, और उसमें एक कंडेंसर लगा दिया ताकि उसे पानी को, मतलब भाप को ठंडा करके वाटर के फॉर्म में चेंज किया जा सके। ठीक, यहाँ तक समझ में? सब बिल्कुल ध्यान से चित्र को समझने की कोशिश कीजिए। सब बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली मानसिकता बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उसे पढ़ने से पहले ही हार्ड मानने से जो आना होता है वो भी हमें नहीं आता है, हमारी मेंटेलिटी बदल जाती है। अब चित्र पे देखते हैं। बड़े वाले फ्लास्क में मिलर ने 2 इलेक्ट्रिक रॉड को लगा दिया और छोटे वाले फ्लास्क को हीट करना स्टार्ट किया। तो जब हीट हुआ तो उसमें से जो वेपर निकले वो पाइप के द्वारा बड़े वाले फ्लास्क में एंटर कर गए। ठीक, अब वेपर की वजह से उसमें से पहले से भी गैसें मौजूद हैं और वो और ये वेपर जाके आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी कि करंट फ्लो किया गया, जिसकी वजह से उनमें स्पार्क क्रिएट हुआ। स्पार्क की वजह से वो काफ़ी हीट हो गया, जिसके बाद उस लिक्विड को, जो भी उसमें से गैसेस फॉर्म में निकले, उसे कंडेंसर की हेल्प से ठंडा किया गया। ठीक, और ठंडा करने के बाद उसे यू शेप्ड वाली नली में कलेक्ट कर लिया गया। जब इस मिक्सचर का केमिकल टेस्ट हुआ तो इसमें से हमें, अब इस मिक्सचर का कलर कैसा था? तो डार्क रेड कलर का ये मिक्सचर प्राप्त हुआ। और फिर जब इस मिक्सचर का टेस्ट हुआ, यानी कि केमिकल परीक्षण हुआ, तो हमें इसमें से एडेनिन, ग्लिसरीन और ग्लाइसिन, ये कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हुए। इस तरीके से मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से केमिकल थ्योरी को सही प्रूफ किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे नोट्स मिल सकें।